Hey guys, so we were discussing about domestic income and national income. और अब तक हमने ये डिस्कस किया था कि सर क्या क्या होता है इनकम। डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम होती है? वो इनकम जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई, रेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन, किसने भी जनरेट की हो, इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेन रेसिडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम कौन सी इनकम है? सर ऐसी इनकम जो कि इंडियन रेसिडेंट के थ्रू जनरेट की गई हो, रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, भले इंडिया में जनरेट की हो या डोमेस्टिक टेरिटरी में या बाहर जाके जनरेट की हो, दोनों ही केस में वो कौन सी इनकम कहलाएगी? इंडियन इनकम। तो इस केस के अंदर अपन पर्सन पे बहुत फोकस करते हैं और इस केस के अंदर हम लोग प्लेस पे बहुत फोकस करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमने दो टर्म्स यूज की, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड सेकंड थिंग इज रेसिडेंट, इन दोनों टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। डोमेस्टिक टेरिटरी अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज आती है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेरिटरी वाइज एरिया है, जो हमारा स्पेसिफिक बॉर्डर है इंडिया की, वो आती है। सेकंड थिंग सर हमारी जो इंडियन ओशियन है, जो स्पेसिफिक बॉर्डर्स ओशियन के अंदर, वो आती है। हमारी जो एयरक्राफ्ट्स या हमारी शिप्स है, जो कि इंडियन शिप्स हैं, जो कि कंट्रोल की जाती है किससे? इंडियन रेसिडेंट से। अभी चल बाहर रही है, फॉर एग्जांपल आप मान लो नियर यूएस और उसके आसपास ट्रांसपोर्ट कर रही है, लेकिन इंडियन शिप है सर और यहीं से कंट्रोल की जाती है, यहीं के ऑर्डर्स फॉलो होते हैं इंडिया के। तो उस केस में क्या होगा? इंडियन एयरफोर्स हो गई, ऐसी एयरलाइंस, हमारी एयरलाइंस हो गई जो कि बाहर इधर से उधर ट्रेवल कर रही है, लेकिन वो कहां से कंट्रोल होती है? इंडिया से कंट्रोल होती है। तो कंट्रोल कहां से होती है? इंडियन रेसिडेंट के थ्रू कंट्रोल होती है। तो ऐसी एयरलाइन जो कि इंडियन एयरलाइन है और कंट्रोल बाय रेसिडेंट है ऑफ इंडिया है, उस केस में क्या होगा सर? उसको क्या माना जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये चीज होती है। या हमारी कहते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन या मूवेबल ऑब्जेक्ट्स ऑन द ओशियंस, ऐसे होते हैं ना, कई बार फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑयल रिफाइनरीज जो ओशियंस में होती है, जो कि बाहर मूव कर रही है, लेकिन कहां से कंट्रोल की जाती है? इंडिया से कंट्रोल की जाती है। तो वो क्या हुई? इंडियन टेरिटरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉरेन में जो हमारी एम्बेसीज होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है, यूएस में इंडियन एम्बेसी है, ऐसे हर देश में जहां हमारी एम्बेसी है, उस एम्बेसी के थ्रू अर्न की गई इनकम को भी डोमेस्टिक इनकम ही माना जाएगा। उस एम्बेसी को इंडिया का पार्ट ही माना जाएगा। उसी तरह से अगर किसी देश की एम्बेसी हमारे देश में है, जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे देश में है, यूएस की एम्बेसी हमारे देश में है, चाइना की एम्बेसी हमारे देश में है, उस केस में क्या जाएगा सर? जो इनकम उन्होंने जनरेट करी है वो डोमेस्टिक इनकम नहीं है, वो उसके देश की इनकम है, वो उसके देश की डोमेस्टिक इनकम है, हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम नहीं माना जाएगा। जैसे कि हमारी जो एम्बेसी है किसी और देश में है, उसे हमारे देश का पार्ट माना जाएगा, उसे डोमेस्टिक इनकम माना जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी और देश की एम्बेसी हमारे देश में है, तो उस एम्बेसी के थ्रू जनरेट की गई इनकम को डोमेस्टिक इनकम नहीं माना जाएगा, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये मैंने नोट्स में बहुत रेफरेंस अच्छे से दे रखा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? रेसिडेंट की। किसकी बात करते हैं? रेसिडेंट की। वैसे टैक्स के टर्म्स में इसकी अलग प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स से बेसिक टर्म लिया गया है। कहा गया है सर कि अगर एक साल से, यहाँ पे सिटीजन और रेसिडेंट में फर्क होता है। सिटीजनशिप जिस चीज को बोलते हैं वो रेसिडेंट से थोड़ा सा अलग है, वो एक अलग चीज है। ओके, अगर हम बात करते हैं रेसिडेंट की, तो रेसिडेंट के केस में बेटा ये रिलेटेड है रेवेन्यू जनरेशन से। अगर आप पिछले एक साल से कहीं और से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, कहां से? देश के बाहर से या देश से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, चलो ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। कोई फॉरेनर है, पिछले एक साल से वो इंडिया से ही इनकम जनरेट कर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर वो इंडिया से ही प्रॉपर अपनी इनकम जनरेट कर रहा है और इंडिया ही रह रहा है, उस केस में क्या होगा? वो इंडियन रेसिडेंट बन जाएगा। भले उसकी सिटीजनशिप यूएस की हो या किसी और देश की हो, लेकिन वो रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट ही कहलाएगा। वैसे ही अगर हमारा कोई पर्सन बाहर से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसका सोर्स ऑफ अर्निंग बाहर से और बाहर ही रह रहा है, ठीक है, और उसका एक साल से ज्यादा हो चुका है उस चीज को, तो वो फिर वो फॉरेन रेसिडेंट है। भले सिटीजन इंडिया का ही हो, सिटीजनशिप उसकी इंडिया की ही हो, लेकिन उस केस में भी उसको रेसिडेंट कहा जाएगा, बाहर का, इंडियन रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। सर क्या डिफरेंस होता है दोनों में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते क्या है? फैक्टर कॉस्ट, पहले इसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है फैक्टर कॉस्ट? बेटा मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों फैक्टर्स, इनका पेमेंट करना पड़ता है। लैंड वाले को रेंट देना पड़ता है। कुल मिला के बिजनेस को चलाए रखने के लिए 4 फैक्टर्स काम आते हैं। तो सबको पेमेंट करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, सब काम करने पड़ेंगे। इवन जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। ये सारे खर्चे करने के बाद जो प्रोडक्शन की कॉस्ट बैठती है, ठीक है ना, प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लिया मैंने एंटरप्रेन्योर का, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। चलो सर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं इस बारे में।
आपको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, मैंने आपको एक चीज बोली थी, प्रोडक्शन भी एक इनकम कैलकुलेशन का वे है। प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो प्रोडक्शन को भी कैलकुलेट करना पड़ता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रोडक्शन को दो वेज में कैलकुलेट किया जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर कॉस्ट, दूसरा है एमआरपी। ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं इसकी मार्केट प्राइस, एमआरपी नहीं कह सकते, मार्केट प्राइस बेस्ट वर्ड रहेगा उसके लिए। ओके, फैक्टर कॉस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या होता है सर, अगर हम सारे खर्चे मिला ले बिजनेस के और उस खर्चों के बाद बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी मिला ले, तो उस रेट को बोलते हैं सर फैक्टर कॉस्ट। तो सर एमआरपी भी तो वही होती है, एमआरपी में क्या डिफरेंस होता है? नहीं सर, प्रॉफिट मिलाने के बाद क्या ऐड किया जाता है एमआरपी में? टैक्स। जो मार्केट प्राइस होती है उसमें टैक्स ऐड किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर कॉस्ट और उनके बीच में है कौन? टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सर, ये टैक्स के बीच में आ रहा है, किसके? इसके और मार्केट प्राइस के बीच में। सिर्फ यही क्या गवर्नमेंट सिर्फ लेती है क्या? नहीं सर, बिजनेस को प्रोवाइड भी करती है कई सारी चीजें, जिनको सिंपल भाषा में सब्सिडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडी। बिजनेस को कई सारी सब्सिडीज भी प्रोवाइड होती है। तो सर ये भी तो रीजन है दोनों की डिफरेंस का। तो सीधी सीधी बात है, अगर मैं फैक्टर कॉस्ट पे हूं, ठीक है सर, इतना खर्चा है, उसके अंदर और कौन से खर्चे जुड़ जाएंगे सर? ये इनडायरेक्ट टैक्स के। इनडायरेक्ट टैक्स के खर्चे जोड़ दो तो फिर अपन मार्केट प्राइस पा जाएंगे? नहीं नहीं सर, इनको सब्सिडी भी तो मिलती है, वो पैसे गवर्नमेंट इनको वापस कर देती है, उनके खर्चों में से कट जाता है। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर अपन इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दें और सब्सिडी माइनस कर दें, तो अपन कहां पहुंच जाएंगे? मार्केट प्राइस के ऊपर। इसका वजह से रिवर्स भी हो सकता है, मार्केट प्राइस के अंदर आप क्या कर दो? सब्सिडी ऐड कर लो और माइनस क्या कर दो? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आ जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। क्या आ जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है बेटा, ये बेसिकली जो मैंने अब तक आपको तीन चीजें समझाई थी, एक तो ग्रॉस और नेट इफेक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, जिसमें एनएफआई का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, एंड द अदर एंड ये लास्ट टॉपिक था फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। बेटा ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें ही आपको डिफाइन करती है कैसे क्या आना चाहिए। चलो सर एक बार चेक कर लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या था। फैक्टर कॉस्ट लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या चीज है सर फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट अपने आप में सर सारे खर्चों का पेमेंट, मतलब बिजनेस चलाए रखने के लिए जो जो खर्चे होते हैं, इवन इंक्लूडिंग द बिजनेसमैन्स प्रॉफिट, उसको जोड़ने के बाद जितना प्रोडक्शन की वैल्यू है इतनी वैल्यू है सर। ठीक है, अगर इसमें मैं गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, अगर इसमें मैं गवर्नमेंट का टैक्स जोड़ दूं और उसमें से गवर्नमेंट से जो मेरे को सब्सिडी मिली है वो माइनस कर दूं, तो नेट मेरे को जो देना पड़ा बाहर, तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मार्केट प्राइस। क्या हो जाएगी? मार्केट प्राइस। तो इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, ये है आपका फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अपन ने ये मेन जो तीन कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, नेट एंड ग्रॉस कंसेप्ट, ठीक है ना। ग्रॉस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो क्या आ जाता है? नेट। तो अपन रिवर्स इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, डोमेस्टिक में अगर अपन एनएफआई ऐड कर ले तो क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। ऑन द अदर हैंड ये वाला कंसेप्ट भी सही है सर, फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर अपन इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर ले और सब्सिडी माइनस कर ले तो क्या आ जाएगी? मार्केट प्राइस आ जाएगी। बेटा ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे मैं ऐड कर रहा हूं, ग्रॉस में से मैं क्या कर दूं? माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगी। डोमेस्टिक में अगर हम लोग क्या कर दें? एनएफआईए, तो क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। बेटा ये तीनों फॉर्मूलाज, ये अपन इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर रखा है, ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलके कई सारी टर्म्स बनाते हैं। ग्रॉस जो अपन नेशनल इनकम को कई अलग अलग फैक्टर्स में शो कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं। ओके, कैसे खत्म कर सकते इसको बता देते हैं। जैसे एक टर्म आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या आ रहा है? जीडीपी एट एमपी। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे बेटा? फर्स्ट लाइन है, इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, ऐसी 8 टर्म में बनती है अलग अलग चीजों को मिक्स करके। एमपी की जगह एफसी आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, कभी डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ जाएगा, कभी ग्रॉस की जगह नेट आ जाएगा, तो ये चेंज होते रहेंगे, ऐसे करके ये 8 टर्म्स बनती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बस, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की स्टार्टिंग ऐसे होगी, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये स्टार्टिंग है डेफिनेशन की। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड
विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, कॉमा, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर हम ग्रॉस की बात करते हैं, ग्रॉस और नेट के बीच में कंसेप्ट अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसके अंदर, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेशनल। तो अब बताइए नेशनल के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है या ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है? डेफिनेटली ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। डेप्रिसिएशन जब मैं हटा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल बन जाएगा। तो जब इसकी डेफिनेशन बोलेंगे क्या बोलेंगे सर, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि ग्रॉस में भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। लास्ट थिंग, एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। इससे आपकी डेफिनेशन बनती है जीडीपी एट एमपी की, ठीक है। अगर वहीं आ जाए कि एनएनपी एट एफसी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, वही इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय द इंडियन रेसिडेंट और बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, विद इन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, विच एक्सक्लूसिव ऑफ नेट, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। तो बेटा हर एक की डेफिनेशन आप बना सकते हो। 8 डेफिनेशंस मैंने नोट्स में दी है, आपसे शेयर कर लूंगा इस चीज को लेके। और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ मैं मेरा टॉपिक खत्म करता हूँ। और यहाँ हमारा जो बेसिक था डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम का जो बेसिक कंसेप्ट, नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट वो खत्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मुलाज है, कौन कौन से तरीके, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।